यहाँ पर हम आपके पोर्टफोलियो को गिरते बाजार में भी कैसे बेहतर रखना है वो बताएंगे। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल्स में पार्टनर वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी मुस्कुराहट से हमारे दर्शकों के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आज विकास जी से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आज एक नई चीज़ हमारी प्रोड्यूसर साहिबा लाई है, वो आई हैं आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज शायद इस वर्ड से काफ़ी लोग परिचित होंगे। जो दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस होता है वो जनरली आर्बिट्राज का मीनिंग है, लेकिन फंड्स में ये क्या होते हैं जरा ये समझेंगे, ये जानेंगे और कैसे इससे फायदा होगा। तो बाजार में पिछले 6 महीने में लगातार गिरावट है, हमें सबको पता है। निवेशकों के पोर्टफोलियो के साथ म्यूचुअल फंड में भी नुकसान है, हो रहा है साहब, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जिसने गिरते बाजार में निवेशकों का मुनाफा दिया है और वो है आर्बिट्राज फंड्स की। यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारी सहयोगी मिताली हैं हमारे साथ। तो मिताली जरा थोड़ा डेटा बताइए, क्या हुआ पिछले 6 महीने में और कैसे ये आर्बिट्राज फंड थोड़े चमक के बाहर आ रहे हैं? पिछले 6 महीने में कि जैसा आपने जिक्र किया, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और यूएस की पॉलिसीज़ के कारण इंडियन मार्केट्स में हमें हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी भी यहाँ पे 17% करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली आर्बिट्रेज फंड्स जो है यहाँ पे इन्होंने अपने निवेशकों को इस गिरते मार्केट में भी 3% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो आखिर क्या होते हैं आर्बिट्रेज फंड्स, उस पर बात करें तो आर्बिट्रेज फंड्स एक लो रिस्क हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी का जो पैसा है वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जो स्टॉक प्राइसेस का डिफरेंस होता है उसको कैपिटलाइज करके रिटर्न जनरेट करते हैं। स्टॉक की जो करंट प्राइस है और फ्यूचर प्राइस का जो गैप है उसके डिफरेंस को कैपिटलाइज करके यहाँ पे रिटर्न जनरेट किए जाते हैं। तो वॉलेटाइल मार्केट में भी इस तरह से इसने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके दिए। 3 कैटेगरीज ऑफ फंड्स पे हम नजर डालें अगर, आर्बिट्रेज फंड्स, इक्विटी सेविंग्स और हाइब्रिड फंड्स यानी मल्टी एलोकेशन फंड्स पे, तो आप देखेंगे कि इन 6 महीनों में जो AUM है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। साथ ही पर्टिकुलरली आर्बिट्रेज फंड्स ने यहाँ पे 3.7% का एवरेज रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। और बाकी जो 2 फंड्स है मल्टी एसेट एलोकेशन और इक्विटी, यहाँ पे भी इन्होंने निफ्टी से कम गिरकर अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा कम निराश किया है। आर्बिट्रेज फंड्स की अगर आगे और बात करें तो जो उनका AUM है यार, ये इनफ्लो जो हुआ है इनके बीच में वो पिछले 2 महीने में हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4,292 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पिछले फरवरी में भी यहाँ पे 3,500 करोड़ के इन्फ्लोज नजर आए। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हुए आर्बिट्रेज फंड्स जो है ये अपने निवेशकों को काफी अच्छे रिटर्न्स देते हुए यहाँ पे नजर आए। थोड़ा टेक्निकल था मिताली, लेकिन समझ में तो आया कि आर्बिट्रेज का फायदा उठ रहा है यहाँ पर। कैश और डेरिवेटिव के प्राइस में जो डिफरेंट और जो आ रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर। तो विकास साहब मामला तो इंटरेस्टिंग है। अब ये बताएं कि हमारे जो निवेशक है, हमारे दर्शक को इससे फायदा कैसे उठाएं? धन्यवाद विपिन जी। देखिए विपिन जी, आपने जब वो इंट्रोडक्शन में बोला कि जैसे किसी बीज को लगाए और वो फिर पौधा बने और पेड़ बने और फल लगे, तो आर्बिट्राज फंड जब मान लीजिए बहुत तेज धूप है या कहीं एकदम से बारिश आए तो हम पेड़ की छांव के तले जाते हैं। ये वो छाया है जो मतलब इस समय वॉलेटिलिटी के टाइम पे काम आती है। तो आर्बिट्राज फंड बेसिकली विपिन जी 2-3 जब सिनेरियोज बनते हैं, एक तो ये हो गया कि ये इसको पैक किया जाता है जनरली लिक्विड फंड के सामने, यानी कि अगर आपके पास में थोड़ा सा पैसा है जिसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए उसको पार्क करना है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि मैं FD में डालूं या कोई लिक्विड फंड में डालूं, तो आर्बिट्राज में डालने का बेनिफिट ये होता है कि इसकी टैक्सेशन एज कंपेयर टू डेट फंड थोड़ी सी कम होती है। इसकी टैक्सेशन इक्विटी की होती है, बिकॉज इंट्रोडक्शन में जैसे मिताली जी ने बताया कि ये कैश फ्यूचर आर्बिट्राज जो होता है उसका थ्रू इसकी रिटर्न जनरेट की जाती है। तो क्योंकि इसका जो आधार है वो इक्विटी मार्केट्स है, उसकी वजह से इसका टैक्सेशन इक्विटी का गिना जाता है। और यदि आपने आर्बिट्राज 1 साल के लिए रख लिया तो उसकी टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज का जैसे 12.5% है, वही इसका भी रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्राज बहुत फेवरेट हो जाते हैं उन निवेशकों के लिए जिनको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए या अपना कोई शॉर्ट टर्म गोल है, इक्विटीज में उनको पार्क नहीं करना है पैसा, तो आर्बिट्राज में आप पैसा डाल दीजिए। तो मान लीजिए अगर आर्बिट्राज ने आपको 7% का रिटर्न दिया और FD ने भी 7% का रिटर्न दिया, तो आर्बिट्राज आपको एटलीस्ट स्टैंड आउट कर जाएगा फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे निवेशक जिनको मान लीजिए 6 महीने या 9 महीने के ऊपर का टाइम होराइजन होगा, तो आर्बिट्राज फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसा मैंने बोला, इसमें फिर उसके बाद क्या होता है कि जनरली 1 महीने का ही एग्जिट लोड रहता है, तो नो एंट्री नो एग्जिट लोड। और जरूरी नहीं है कि जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट में पूरा डिपॉजिट तोड़ना पड़ता है। किसी ने 5 लाख का FD किया तो पार्शियली अगर 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख आप विड्रॉ कर लीजिए, 4 लाख आपकी रिटर्न को आगे बनाता रहेगा।
और जनरली विपिन जी एक बात और बोलूंगा कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत अधिक होती है, आर्बिट्राज फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो दिख ही रहा है, डेटा दिखा रहा है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ रही है, रिटर्न भी गिरते बाजार में जहां दूसरों के नेगेटिव है वहां करीब 0.25% के आसपास का रिटर्न आ रहा है। और शायद नेचर ही ऐसा है कि आपको वोलेटिलिटी का मतलब वो जो कैश और फ्यूचर्स के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है उसका फायदा मिल रहा है। तो विकास जी, ये जो AUM बढ़ा है, ये आम लोगों की समझ में था, उनका पैसा है, या फिर ये फंड्स हैं जो जिनको मालूम है कि भाई इस समय तो यही नैया बचाएंगे आर्बिट्राज फंड, इसलिए AUM बढ़ गया? तो मल्टीपल चीजें हो सकती है। जैसे एक क्या है कि अब बहुत सारे एडवाइजर्स या बहुत सारे निवेशक क्या कर रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में अब उनको लगता है कि अच्छा टाइम आ गया है बिल्ड करने का, तो एक साथ एक मुश्त पैसा ना डाल के आर्बिट्राज फंड में डाल दिया और वहां से आप STP के रूट से सिस्टमेटिकली ट्रांसफर प्लान जो होते हैं उसके थ्रू आप इक्विटी फंड्स में पार्टिसिपेट करें, तो उसकी वजह से भी इसमें बहुत ट्रैक्शन बढ़ जाती है। दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया कि HNIs के लिए एटलीस्ट 10% का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यदि आप लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डालते हैं तो वहां पे जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है उसके हिसाब से ही टैक्सेशन लगता है। तो आर्बिट्राज फंड में 20% है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो अगेन जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्टिव हो जाता है। और तीसरा ये है कि जिन लोगों को लगता है कि अभी मैं वेट करना चाहता हूं, मैं STP भी नहीं करूंगा, मैं बट सेफ खेलना है मुझे, तो अगेन आर्बिट्राज फंड उनके लिए एक फेवरेट ऑप्शन बन जाता है। तो ये 3-4 कारणों से अगर आप देखेंगे आर्बिट्राज फंड में अच्छी ट्रैक्शन बनी है। टैक्सेशन हो गया, सेफ बेट हो गई, वॉलेटिलिटी से आपका बचाव, इसी कारण आर्बिट्राज फंड इस समय चर्चा में है और हमने इनका जिक्र आपके लिए किया। होप सारी बातें क्लियर आर्बिट्राज फंड्स को लेकर। राइट, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रशांत जी हैं हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर, बरेली से हमें कॉल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा इन्वेस्टमेंट है SBI लाइफ वेल्थ बिल्डर प्लान में, ऑलरेडी 6 ईयर कंप्लीट हो गया। उसको निकाल के मैं इक्विटी में डाला भी डालूं, नहीं तो वेट करके थोड़ा बहुत ग्रोथ होने के बाद निकाल दूं क्या? और मेरा SIP भी है 36,000 का, और नेक्स्ट ईयर फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स में 4,000 और बढ़ा के 40,000, मतलब 10% में बढ़ाना चाहता हूँ। तो जो मैंने अच्छा प्रशांत साहब, आपका एक्सेंट तो लग रहा है मुझे दक्षिण भारत से, और अब बात कर लें बरेली से, तो क्या आप वहाँ जॉब कर रहे हैं? सर मैं इधर जॉब कर रहा हूँ सर। मैं एक्चुअली बेंगलुरु का रहने वाला हूँ सर। जी जी जी, वही हमने कहा कि भाई अंदाजे से तो लग रहा है कि आप दक्षिण से आ रहे हैं बातचीत में। और बरेली झुमका हो या आप तो बर्फी हो, बड़ा प्रसिद्ध शहर उत्तर प्रदेश का। वेल, तो 36,000 का मंथली SIP, पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख, 4,000 का अतिरिक्त SIP और करना चाहते हैं, मंथली ईयरली 10% स्टेपअप भी करेंगे। 1.5 करोड़ का लक्ष्य है इनका, कब तक पूरा होगा? SBI लाइफ वेल्थ में 5 लाख का भी निवेश है, मार्केट वैल्यू 6 लाख, 3 साल विड्रॉल की प्लानिंग, 3 साल बाद विड्रॉल, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें। राइट, तो सर प्रशांत जी को क्या करना होगा? दक्षिण छोड़कर अभी बरेली में है, गर्मी बहुत है यहाँ पर, और अपने थोड़े से फंड्स को लेकर भी चिंतित है। देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी, आपने SBI लाइफ वेल्थ की बात की आपने, अब उसमें आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपको एग्जिट करना होगा तो आपका अगर इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था तो टर्म प्लान जरूर ले लीजिए। अपनी लाइबिलिटीज अगर कोई है उनको आप कवर करिए। तो जब हम वेल्थ एडवाइजरी की बात करते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टर्म प्लान हमारा पहला होता है कि अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। तो वो जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप इस फंड से विड्रॉ करते हैं तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो भी हट जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप एक टर्म प्लान लेके अपने लाइबिलिटीज को कवर कर लीजिए। पहला स्टेप वो हो गया। और जब आप निकलेंगे, और थोड़ा ये भी देख लीजिए कि इस समय, क्योंकि अगर यूनिट लिंक प्लान है तो उसका भी मार्केट का इंपैक्ट होता है, तो उसके हिसाब से एग्जिट करिएगा। आपके जो अभी फंड्स आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तो बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा कंप्रेस करिए। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है आपका, और फिर मेरे एसेट का मिड कैप फंड भी है, तो डजंट मेक सेंस क्योंकि आप उसको ओवरलैप कर रहे हो। तो आप मेरे एसेट मिड कैप को मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ में मर्ज कर दीजिए। तो एक ये आपका चेंज हो गया। उसके अलावा आप SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है और SBI कॉन्ट्रा है, इसको भी आप मर्ज कर दीजिए। हालांकि मैं आपको, अगर नंबर ऑफ फंड्स कम होते तो शायद बोलता कि आप कंटिन्यू करिए, बट मर्ज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। उसी तरीके से आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में कर दीजिए, क्योंकि मल्टी कैप में आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा, मिड का भी और स्मॉल का भी मिलेगा। इसी तरीके से आप जो ICICI प्रू का ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड है, उसकी जगह मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ले लीजिए।
वो फंड जनरली ऐसे सेक्टर्स में वो फोकस करते हैं जहां पे आपको लगता है कि पोटेंशियल है। तो यदि फंड मैनेजर को लगेगा कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर है, स्पेस है जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो वो लोग उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं। 36,000 का आपका एसआईपी चल रहा है। यदि आप 40,000 का एसआईपी, जैसे 4,000 का आपने हमें भेजा है कि ऐड करना चाहते हैं, तो वो करेंगे तो आपका रफली 12% से अगर मैं पोर्टफोलियो की ग्रोथ पकड़ता हूं तो 10 साल में 1.5 करोड़ आपका बन जाएगा। चलिए प्रशांत जी, तो 10 साल तक आपको ये करना है और 10% का स्टेप अप आपको करना है। अभी मौजूदा एसआईपीस कर रहे हैं उतने में, और 10 साल लगेंगे, 1.5 करोड़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है, 13 फंड्स हैं, लेकिन क्या फंड्स हटाने हैं, कौन कौन से फंड को मर्ज करना है, माइंड करना है, लिस्ट को थोड़ा छोटा करना है। इतने फंड्स एक साथ मैनेज करना, परफॉर्म कराना मुश्किल का काम है। लगातार हमारे एक्सपर्ट सलाह देते हैं 5-6 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, प्रशांत जी के लिए हो गई सलाह। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर मुकुल कुमार। अगला कॉल भी है उत्तर प्रदेश से, लेकिन इस बार आया है ताजमहल के शहर आगरा से। मुकुल जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? चलिए, मुकुल जी शायद फोन लाइन पर नहीं है, कोई बात नहीं, उनका सवाल तो है, वो देख लेते हैं। तो मुकुल कुमार फ्रॉम आगरा, उम्र 27 साल, मंथली एसआईपी 26,250, पोर्टफोलियो वैल्यू 2,20,000। आगे 18 साल में 5 करोड़ रुपए जमा करने हैं मुकुल जी को। 10,000 की अतिरिक्त एसआईपी वो और कर सकते हैं, और सालाना 5% का स्टेप अप भी करना चाहते हैं। फंड्स क्या क्या हैं, जरा एक नज़र वहाँ पे भी डाल लेते हैं। तो इनका भी पोर्टफोलियो नहीं, ठीक है, बहुत तो नहीं, यहाँ पर भी 60 फंड्स तो हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म फंड है, और मेरा एसेट ELSS भी है, जहाँ पर उन्होंने एक मुश्त 35,000 रुपये डाल रखे हैं। राइट, तो सर इनका ये तो हो गया पोर्टफोलियो। लक्ष्य थोड़ा मुझे ज़्यादा महत्वाकांक्षी लग रहा है इस समय, जितना इनका निवेश हो उस लिहाज से। 18 साल हालांकि वक्त अच्छा है, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। 5 करोड़ रुपए इन्हें इकट्ठे करने, 10,000 की अतिरिक्त इन्हें और बढ़ा देंगे, जितनी SIP कर रहे हैं 36 हो जाएगी, और 5% का मंथली ईयरली स्टेप अप। जी, सो विपिन जी, एक तो इन्होंने जो ELSS फंड है वो टैक्स सेविंग के लिए लिया था, तो मैं उसको फिलहाल ये मानता हूँ कि वो पोर्टफोलियो का बहुत लॉन्ग टर्म हिस्सा नहीं रहेगा, और न्यू टैक्स लॉ के हिसाब से हो सकता है उनको अब आगे जरूरत भी ना पड़े। एक टैक्टिकल कॉल इन्होंने जो लिया है टाटा का टूरिज्म वाला फंड, तो वो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आप कंटिन्यू रखें, बिकॉज ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बट टैक्टिकल कॉल या सेक्टर प्ले जो होता है वो हमेशा ये देख लेना चाहिए कि उसकी एग्जिट आपको करना आनी चाहिए। तो बट अभी जिस तरीके से लग रहा है कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके अलावा बाकी इनके फंड्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फंड लेवल पे मैं कोई इनको सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने फंड्स को चेंज करिए। हाँ, जो इन्होंने 10,000 रुपए बोले कि उनको बढ़ाने हैं, तो मैं इनको यही बोलूंगा कि जैसे आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, कोटक इक्विटी इमर्जिंग इक्विटी फंड है इनका, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड में आप 2,500 स्प्लिट करके ऐड कर दीजिए, तो इनका सिप बढ़ा दीजिए। 5 करोड़ का लक्ष्य आपने सही बोला कि थोड़ा महत्वाकांक्षी है। इनको 37,000 का सिप विद 5% स्टेप अप करना पड़ेगा, तो जाके ये अपने फंड अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज इनको फिर थोड़ा सा अपना जो टारगेट है वो 2 साल से बढ़ाना पड़ेगा। यदि ये 37,000 से स्टार्ट ना करके 26,250 से ही शुरू करते हैं, तो इनको फिर अपना जो टाइम होराइजन है वो 20 साल तक करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा इनको आई थिंक अपने हिसाब से देखना चाहिए कि वेदर ही कैन डू 37,000 और नॉट। ठीक है जी, तो 10,000 की बात है यहाँ पर, आप अगर कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 साल आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन 5 करोड़ रुपए का आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बाकी जो पोर्टफोलियो रीजिगिंग करनी है वो आपको विकास जी ने बता दी है, आई होप ये बात आप तक पहुंचेगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।